नमस्कार, मैं हूं आमिर शांडिल्य और आप देख रहे हैं लेवल अप बीपीएससी का यूट्यूब चैनल। आप सबका स्वागत है। आशा है कि आप सबकी क्लासेस बहुत अच्छी चल रही होंगी, तैयारी अच्छी चल रही होगी। एग्ज़ाम का डेट और नज़दीक आता जा रहा है और जैसे जैसे एग्ज़ाम का डेट नज़दीक आता है वैसे वैसे धड़कनें बढ़ती चली जाती हैं। बहुत ज़्यादा नर्वसनेस फील होती है और फिर थोड़ी सी माइंड डेविएट भी होती है, कंफ्यूज्ड भी होती है कि क्या पढ़ा जाए, क्या छोड़ा जाए, कितना ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ लिया जाए। तो मेरा यही सजेशन है आपसे कि आप रिसोर्सेज को कम से कम रखें। बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज को पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। जैसे कि टॉपर्स भी हमेशा कहते हैं, और मैं भी यही चीज़ कहूँगा आपको कि एक रिसोर्सेज रखिए और उसको बार बार रिवीजन कीजिए, क्योंकि बीपीएससी यूपीएससी की तरफ बहुत बड़ा टफ एग्ज़ाम नहीं है कि आपको बहुत ज़्यादा उसके लिए रिसोर्सेज की आवश्यकता होगी। बहुत पैटर्न सेट है इसका, इसके पैटर्न्स को समझना आसान है और जो पैटर्न समझ लिया बीपीएससी को वो एग्ज़ाम निकाल निकाल सकता है। सिर्फ प्रीलिम्स ही सबसे टफ होता है बीपीएससी की। हालांकि इन कंपैरिजन टू अदर पीसीएस एग्जामिनेशंस बीपीएससी अभी भी आसान है। पैटर्न में बदलाव हो रहे हैं, पैटर्न में चेंजेस आ रहे हैं, जैसे निगेटिव मार्किंग को ऐड कर देना या फिर जो है क्वेश्चंस के पैटर्न को थोड़ी सी डायनेमिक तरीके से पूछना। तो अब धीरे धीरे चीज़ों में इम्प्रूवमेंट दिख रही हैं। तो बच्चों को भी अपने पैटर्न पढ़ने के तौर तरीकों में बदलाव करना पड़ेगा, थोड़ी सी डेप्थ में पढ़नी पड़ेगी। पहले जो है लूसेंट पढ़ के या फिर कोई जीए के जीएस की बुक पढ़ के, वन लाइनर पढ़ के हो जाता था, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पढ़ लो हो जाता था। लेकिन अब जो है थोड़ी सी बुक रीडिंग एबिलिटी, बुक रीडिंग कैपेसिटी बढ़ानी होगी आपको, और थोड़ा सा इन डेप्थ नॉलेज, कॉन्सेप्चुअल नॉलेज को भी जो है वो डेवलप करनी होगी। लेकिन इसके साथ ही हमारा जो लेवल अप बीपीएससी का चैनल है वो आपके लिए 69वीं बीपीएससी के लिए जो लेक्चर सीरीज लेकर के आ रहा है, एमसीक्यूज के माध्यम से जो रिवीजन क्लासेस चलाई जा रही हैं, वो कमाल की क्वालिटी, कमाल के कंटेंट के साथ आ रही हैं। जो पॉलिटी की आ रही है, हिस्ट्री की आ रही है, बिहार स्पेशल की आ रही है, सभी क्वेश्चंस जो है आपके एग्जामिनेशंस में पूछे जा सकते हैं, वैसे क्वेश्चंस लाए जा रहे हैं। और आपको अप्रोच सिखाया जा रहा है कि कैसे क्वेश्चन पे आपको अप्रोच करना चाहिए, किस तरह से आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, कैसे हैंडल करेंगे। हालांकि एग्जामिनेशन हॉल में बैठने के बाद वो 2 घंटे का प्रेशर, जो 120 मिनट का प्रेशर, वो अलग माहौल रहता है वहाँ पे, और समय कैसे बीत जाता है पता ही नहीं चलता है। ठीक है, लगता है जैसे इतना कम ही समय है हमारे लिए, लेकिन उस 120 मिनट को कैसे हैंडल करेंगे उसके लिए तो ऑफलाइन में बैठ के ही टेस्ट सीरीज लगा सकते हैं। यहाँ तक कि जितनी भी ऑनलाइन टेस्ट सीरीज चल रही हैं वो भी जो है उस माहौल को क्रिएट नहीं कर सकती हैं। सिर्फ ऑफलाइन टेस्ट सीरीज ही जो है वो हमारे उस माहौल को क्रिएट करती हैं, ताकि हमें थोड़ी सी आदत हो जाए उस माहौल में आंसर करने की, टेस्ट लगाने की। तो बहुत जल्दी इस तरह की जो है कई सारी प्रपोजल्स हमारे पास हैं जो आएंगी। पहले हमने एक वादा किया है आपसे कि हम जो है 69वीं बीपीएससी के लिए एक रिवीजन क्लासेस लेके आएंगे। जब तक एग्जामिनेशन होता नहीं है तब तक हम आपके साथ हैं। हर सब्जेक्ट का चैप्टर वाइज हम जो है क्वेश्चन लेकर के आ रहे हैं, तो उसकी रिवीजन आप करते रहेंगे। इसके लिए आपके साथ की ज़रूरत है। आप होपफुली, मुझे बहुत आशा है आप लोगों से कि आप हमारा साथ देंगे, और साथ ही साथ आप इन वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। शेयर कीजिए और लाइक भी करना मत भूलिए। लाइक बहुत कम आ रहे हैं आपके, लाइक कीजिए। बस जो है लाइक बटन दबाना है। इतनी कंजूसी क्यों करते हैं आप लोग? तो लाइक बटन दबाया कीजिए। साथ ही साथ जो नए बच्चे जुड़ रहे हैं हमारे साथ, वो सब्सक्राइब करना ना भूले। सब्सक्राइब करना बहुत मस्ट है, ताकि नई जब लेक्चर आए तो आपको उसकी नोटिफिकेशन मिले। लेकिन उसके लिए फिर बेल आइकन आप दबाना ना भूले। जो नोटिफिकेशन की बेल आइकन है उसको ऑन कर दीजिए, ताकि जब भी लेक्चर आए तो आप तक पहुंच जाए। ठीक है, चलिए स्टार्ट करता हूँ। अगला चैप्टर बिहार स्पेशल की अगली लेक्चर आपके लिए लेकर के आया हूँ। हमने पहले जो है आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज देख लिया है, उसके बाद जो है हमने कौन से चैप्टर देखे थे, प्री हिस्टोरिक पीरियड्स देखे थे हमने। और अब जो है देख बारी है मगध के उत्कर्ष की। मगध का उत्कर्ष कैसे हुआ? मगध उन महाजनपदों में से एक जनपद था। किन महाजनपदों में? 16 महाजनपद। टोटल कितने? पूरे भारत में 16 महाजनपदों की चर्चा मिलती है। और ये किन पुस्तकों में इसकी चर्चा मिलती है इसकी भी हम चर्चा करेंगे। और उन्हीं में से एक मगध था जिसका उत्कर्ष होगा। 16 महाजनपदों में सर्वशक्तिशाली महाजनपद के रूप में ये उभर करके निकलेगा। उसी महाजनपद के बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं। उसी महाजनपद को हम समझेंगे, उनसे संबंधित प्रश्न को हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। आइए, पीना है आप लोगों को भी?
आइए पिलाता हूं मैं आप लोगों को कॉफी। चलिए, पहला प्रश्न क्या है? पहला प्रश्न है, व्हेन वॉज द फर्स्ट मगध एम्पायर फ्लोरिस्ड? प्रथम मगध साम्राज्य का विकास कब हुआ था? देखिए जी, छठी ईसा पूर्व 6th सेंचुरी बीसी में महाजनपद के बारे में चर्चा मिलती है। महाजनपदों के बारे में चर्चा मिलती है किन पुस्तकों में? इन पुस्तकों में एक बौद्ध धर्म की पुस्तक है, बौद्ध ग्रंथ है अंगुत्तर निकाय। याद रखिएगा, अंगुत्तर निकाय। और दूसरी पुस्तक है जैन धर्म की भगवती सूत्र। जैन ग्रंथ है भगवती सूत्र। इन दोनों ही पुस्तकों में महाजनपदों की चर्चा की गई है। ठीक है, महाजनपदों की चर्चा की गई है। कुल कितने महाजनपद थे? कुल 16 महाजनपद हुआ करते थे। 16 महाजनपद हुआ करते थे, जिसमें से 3 महाजनपद बिहार में थे। जिनमें से 3 महाजनपद बिहार में थे। पहला जो महाजनपद बिहार में था वो था मगध। दूसरा जो था वो था अंग। अंग नरेश, आप महाभारत यदि आपको याद होगा तो मगध नरेश और अंग नरेश की चर्चा है। मगध नरेश जरासंध, अंग नरेश जो है हमारे कर्ण। कर्ण को अंग का जो है राजा बनाया गया था। आपको याद, यदि आपने महाभारत देखी होगी, यदि आप रुचि है आपको धार्मिक पुस्तकों में या इन सब चीज़ों में, तो आपको पता होगा कि जब ये कौरव और पांडवों की परीक्षाएं चल रही थी उनके कौशल की, उस दौरान अर्जुन का सामना करने के लिए कर्ण आते हैं, लेकिन कर्ण को रोक दिया जाता है युद्ध कला का जो है प्रदर्शन करने से, इसलिए क्योंकि वो एक सुत पुत्र हैं। हालांकि आप सबको पता है कि वो कुंती पुत्र हैं और छठे पुत्र हैं जो सूर्य से होते हैं। सूर्य देव उनके पिता हैं और कुंती उनकी माता है। लेकिन जो है उनका पालन पोषण कौन करता है? एक सुत करता है, तो उनको सुत पुत्र भी कहा जाता है। तो सुत पुत्र जो है, इसके कारण से उनको रोक दिया जाता है कि आप जो है राजकुमारों के परीक्षाओं में आप भाग नहीं ले सकते हैं। तो दुर्योधन इससे क्रोधित हो जाता है और दुर्योधन ने उन्हें अपने बराबरी का दर्जा देने के लिए अंग नरेश बना दिया, अंग देश का राजा बना दिया। कुछ सोर्सेज में ये भी कहा जाता है कि अंग अंग राज्य की स्थापना राजा बाली के 6 पुत्रों में से किसी एक पुत्र ने किया था। ठीक है, तो किंवदंती लीजेंड्स हैं ये अपनी अपनी, इसकी कोई प्रमाणिक सोर्सेज नहीं है, कोई स्रोत नहीं है क्या है सत्य। ठीक है, तीसरा जो है वो है वज्जी संघ। वज्जी संघ, वज्जी जो है 8 संघों का महासंघ था। इसी को प्रथम गणतंत्र भी कहा जाता है। इसी को क्या कहा जाता है? प्रथम गणतंत्र। तो ये 3 महाजनपद, इसके अतिरिक्त कुछ और अन्य महाजनपद क्या है? जैसे कोसल, जैसे चेदी, जैसे वत्स, जैसे काशी, मल, जैसे अवंती, गंधार, कंबोज। ये सब कुछ और प्रमुख जो हैं महाजनपदों में से रहे हैं। ठीक है, गंधार आज के समय में कहाँ पे है? आज के समय में अफगानिस्तान में। कंबोज कहाँ पे? आज के समय में अफगानिस्तान में है। तो 16 महाजनपदों में से 3 महाजनपद कहाँ रही हैं? बिहार में रही हैं। ठीक है, छठी ईसा पूर्व आते आते अन्य महाजनपदों का पतन होना शुरू हो जाएगा। यह इसलिए क्योंकि दूसरे महाजनपदों के तुलना में मगध का उत्कर्ष बहुत तेजी में होगा। मगध में जिन शासकों का शासन होगा वो अन्य महाजनपदों की तुलना में ज्यादा शक्तिशाली बन के उभरेंगे। इसके कई सारे कारण हैं, क्योंकि मगध जो है, मगध एक तो मगध की 2 राजधानी रही है। प्रथम राजधानी मगध की वो रही है राजगृह। मगध की प्रथम राजधानी क्या रही है? राजगृह रही है, आज के समय का राजगीर जिसको कहा जाता है।
ये 5 पहाड़ियों से घिरी हुई है, ये 5 पहाड़ियों से घिरी हुई है, इसीलिए अत्यधिक सुरक्षित थी। इसके राजधानी पर हमला करना इतना आसान नहीं था अन्य जनपदों के लोगों को। दूसरा, जो इसकी दूसरी राजधानी रही पाटलिपुत्र, पहले पाटलीग्राम था, बाद में पाटलिपुत्र हुआ। ये पाटलिपुत्र एक तरफ से 3 नदी और दूसरी तरफ से चौथी नदी से ये घिरी हुई है। एक ये जो है गंडक, सोन और गंगा के संगम पर स्थित है, तो आवागमन की साधन भी इसको उपलब्ध है, साथ ही साथ जो है ये सुरक्षित भी है। दूसरा, दूसरी तरफ से फल्गु नदी है, सॉरी पुनपुन नदी है, तो पुनपुन नदी है, और एक तरफ से गंडक, गंगा और सोन नदी है। तो दुश्मनों को इस पर हमला करना दुश्मनों के लिए इतनी आसान नहीं रही है। साथ ही साथ इनके लिए आवागमन की सुविधा भी ये प्रदान करती थी, सेना का आना जाना भी इनके लिए आसान होता था। इसके अतिरिक्त जो है यहाँ पर जो मगध के क्षेत्र है, यहाँ पे लौह तत्व, खनिज संपदा ज़्यादा मात्रा में मिलती थी। जो झारखंड वाला इलाका है उसके कई सारे इलाके जो है मगध प्रदेश में आते थे, तो यहाँ पे लोहा जो है, लौह, क्योंकि यह उत्तर वैदिक काल का जो है सबसे अंतिम दौर चल रहा है, तो इस दौरान जो है लौह काल अपने पूरे जो है अपनी पूरी रवानगी पर है। तो यहाँ पर लोहा की उपलब्धता ने इन्हें तरह तरह के हथियारों को बनाने की आज़ादी दी, दुश्मनों पर ये भारी पड़े। इसके अतिरिक्त इनके पास जो है बड़े जलोढ़ मिट्टी का एक बड़ा मैदानी इलाका है, क्योंकि गंगा का इलाका है, गंगा का मैदान है, तो यहाँ पे कृषि उन्नत रूप में है, यहाँ पे कृषि व्यवस्था बहुत अच्छी है, तो राजस्व व्यवस्था भी बहुत अच्छी है। तो मगध के उत्कर्ष के पीछे कई सारे कारण काम कर रहे थे। अब प्रश्न यहाँ पर था कि प्रथम मगध साम्राज्य का विकास कब हुआ, तो यह जो है प्रश्न है 4th सेंचुरी BC, 6th सेंचुरी BC, 2nd सेंचुरी BC या 1st सेंचुरी BC। अब आंसर पे जब हम जाएंगे तो पता चलेगा कि मगध का उत्कर्ष 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से होना शुरू हो गया था। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से होना मगध का उत्कर्ष शुरू हो गया था। अन्य महाजनपदों की तुलना में यह बहुत तेजी से शक्तिशाली होता जा रहा था। तो आंसर क्या होगा हमारा? बी होगा। ठीक है, अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है, देखिए जरा। ओके ओके जी, हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है? द मेंशन ऑफ द वर्ड मगध इज मेड इन विच ऑफ द वेदास फॉर द फर्स्ट टाइम? द मेंशन ऑफ द वर्ड मगध, मगध शब्द का चर्चा सबसे पहले किस वेद में मिलता है? 4 वेद है हमारी, ऋग्वेद, अथर्ववेद, सामवेद, यजुर्वेद। इन चारों में से किस वेद में मगध का चर्चा किया गया है? यह प्रश्न है। ऑप्शन है ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद। तो यदि आप आंसर देखेंगे तो आप पाएंगे कि सबसे पहले मगध का चर्चा अथर्ववेद में किया गया है। किस वेद में किया गया है? अथर्ववेद में किया गया। याद रखिएगा, मगध की चर्चा कहाँ की गई है? अथर्ववेद में इसकी चर्चा की गई है। चले अगले प्रश्न में, क्योंकि हम MCQ सॉल्व कर रहे हैं तो हमें MCQ के तरीकों से ही चलना होगा। लेक्चर जब चलता है तो लेक्चर में कई सारी पर्सपेक्टिव को हम कवर करते हैं, तो उसके लिए यह उचित समय नहीं है। जब उचित समय आएगा और हम जब लेक्चर लॉन्च करेंगे, आपके लिए कोर्स लॉन्च करेंगे प्रॉपर तरीके से, उस दौरान भरपूर हर एस्पेक्ट्स को, हर प्रोस्पेक्ट्स को हम समझ चलेंगे। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न में। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 हो गया हमारा। अगला क्वेश्चन नंबर 2 क्या हो गया? तो 3 नंबर क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 3 है, इन विच पार्ट ऑफ द प्रेजेंट स्टेट ऑफ बिहार मगध वॉज सिचुएटेड? मगध कहाँ पे स्थित है बिहार में? जब आप बिहार आप जब देखेंगे, तो बिहार जब देखेंगे तो आप पाएंगे क्या कि ये तो गंगा नदी यहाँ पे निकल गई, तो ये हो गया आपका उत्तर बिहार और ये हो गया आपका दक्षिण। जो मगध है, मगध में कौन कौन से क्षेत्र शामिल है? देखिए जी, मगध में कौन कौन से क्षेत्र शामिल थे? मगध में पटना शामिल था, मगध में गया शामिल था, मगध में
नालंदा शामिल था, मगध में औरंगाबाद शामिल था, मगध में जहानाबाद शामिल था, नवादा शामिल था। ये सारे, तो ये सब क्षेत्र कहाँ हैं? ये सब क्षेत्र दक्षिण बिहार में है। पटना, है ना, गया, है ना, जहानाबाद, औरंगाबाद, सब इसी क्षेत्र में, किधर? दक्षिण बिहार में। कब, कहाँ, सब कहाँ पे है? दक्षिण बिहार के क्षेत्र में। ठीक है ना? तो आंसर क्या हो जाएगा? वर्तमान मगध वर्तमान राज्य के किस भाग में स्थित है? तो दक्षिण में। कहाँ पे है? साउथ में। साउथ बिहार में मगध स्थित था। चले अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है? ये क्षेत्र आपने पता कर लिया कि मगध में कौन कौन सा क्षेत्र आता है। पटना, गया, नालंदा, औरंगाबाद, जहानाबाद, नवादा, झारखंड के भी इलाके आते थे। कहा जाता था कि एक वक्त में जब मगध अपने चरमोत्कर्ष पे था तो उसके अंदर 84,000 गांव थे। कितने गांव थे? 84,000 ग्राम उसके अंदर आता था। सोचिए कितना विशाल साम्राज्य इसका फैला हुआ था। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, देखते हैं। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 है, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द सेंट्रल पॉइंट ऑफ द मगध एम्पायर? मगध में निम्नलिखित में से कौन सा मगध साम्राज्य का केंद्र बिंदु रहा है? केंद्र बिंदु अर्थात कैपिटल की बात कर रहे हैं, राजधानी की बात कर रहे हैं। राजधानी क्या रही है ना, वही उसका केंद्र बिंदु। क्योंकि किसी भी राष्ट्र का केंद्र बिंदु उसका कैपिटल होता है। हर राष्ट्र अपनी सारी गतिविधियां कहां से चलाता है? अपने राष्ट्र हो या राज्य हो या जो है किंगडम हो, तो वहां पर उसका केंद्र बिंदु क्या रहा? तो मैंने पहले ही बताया, अभी हाल फिलहाल ही बताया, अभी कुछ मिनट पहले, कि उसकी 2 राजधानियां रही हैं। पहली राजधानी जो है, हालांकि 3 राजधानी रही है। पहली राजधानी रही है राजगिरी। उसके बाद कुछ समय के लिए इसकी राजधानी वैशाली भी रही है, कालाशोक के समय में। और या शिशुनाग के समय में, शिशुनाग ने अपनी राजधानी वैशाली कर दी थी। कालाशोक के समय में वैशाली भी रही, बाद में पाटलिपुत्रा भी रहा। लेकिन दूसरा जो प्रमुख रहा राजधानी वो है पाटलिपुत्रा। तो 2 इसकी राजधानी बहुत प्रमुख रही है, केंद्र बिंदु रही है। वैशाली बहुत कम समय के लिए रहा है, इसीलिए वैशाली को हम केंद्र बिंदु नहीं कहेंगे, कुछ वर्षों के लिए ही रहा। तो सारी की सारी जो है केंद्र बिंदु का क्या रही? राजगिरी, या तो राजगिरी या तो पाटलिपुत्रा। ठीक है, तो जो है हम कह सकते हैं कि इसका आंसर क्या होगा? ई होगा। उपरोक्त में से एक से अधिक, मोर देन वन ऑफ दी एबव के साथ जा सकते हैं। अब यहां पे कोई राजगिरी लगा दे, कहे कि नहीं राजगिरी होगा। अब कोई पाटलिपुत्र लगा के चला है तो फिर बोला पाटलिपुत्र होगा, उपरोक्त में से कोई नहीं। दोनों ही सही हैं क्योंकि दोनों ही इसके केंद्र बिंदु रहे हैं, है ना। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न है 4 नंबर। 5 नंबर क्वेश्चन क्या है? 5 नंबर क्वेश्चन देखे जरा सा। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज नॉट अ कॉज ऑफ एडवांसमेंट ऑफ मगध एम्पायर? निम्नलिखित में से कौन मगध साम्राज्य की उन्नति का कारण नहीं था? उन्नति का कारण नहीं था। जो मगध का उत्कर्ष हो रहा था, उनकी उन्नति में कौन कौन से फैक्टर जो है अपनी रोल अदा कर रहे थे, रोल प्ले कर रहे थे? तो मैंने पहले ही बताया कि उनकी जो ज्योग्राफिकल सिचुएशन है, जिस जैसी जो भौगोलिक स्थिति रही है, वो उनके फेवर में रही है ना। जैसे इनका राजगिरी जब राजधानी होना तो 5 पहाड़ियों से घिरे होने के कारण ज्यादा सुरक्षित होना, या जब पाटलिपुत्रा होना उस वक्त भी सुरक्षित होना, और साथ ही साथ जो है नदी के रूप में इनके लिए आवागमन की एक सर्वप्रमुख साधन थी। दूसरी बात, ये सबसे बड़ी बात थी इनके लिए ज्योग्राफिकल कंडीशन में, कि इनके पास मैदानी इलाकों का एक बहुत बड़ा भाग था जो है बहुत उर्वर भूमि था। तीसरी बात यह है तो राजस्व की अच्छी प्राप्ति होती थी। तीसरी बात यह है कि खनिज संपदा इनको बहुतायत मात्रा में इनको यहाँ से मिल जाता था। तो लोहा बहुत मिल रहा है, तो इनको क्या किस चीज़ की प्राप्ति हो रही है? लोहे से इनको हथियार बनाने में सुविधा हो रही है ना। इसके अतिरिक्त इनके पास हाथियों की भी उपलब्धता है, तो इन्होंने अपनी सेना में हाथी भी रखे हुए। प्रश्न है एक बार कि किसने सबसे पहले अपनी मगध के किस शासक ने अपने सेना में हाथियों की नियुक्ति की, हाथियों को यूज किया था अपनी सेना में, है ना। वो प्रश्न आएगा तो हम देखेंगे। तो भौगोलिक स्थिति सही है, खनिज संपदा की उपलब्धता। और इसके अतिरिक्त तीसरा कारण यह है कि अन्य गण्य राज्य जो हैं, अन्य जो महाजनपद है, उनकी पतन होने लगी। मगध का जब उत्कर्ष हो रहा है तो बाकी
गणराज्यों की पतन हो रही है। व्यवसाय में उन्नति का कोई कारण नहीं बनता मगध के उत्कर्ष में, है ना। तो ऑप्शन ए सही है। ऑप्शन ए हमारे उन्नति के कारण में आएगा ना। ऑप्शन ए उन्नति के कारण में आएगा, ऑप्शन बी उन्नति के कारण में आएगा, ऑप्शन सी उन्नति के कारण में, लेकिन ऑप्शन डी उन्नति के कारण में नहीं आएगा। सॉरी, ऑप्शन डी उन्नति के कारण में नहीं आएगा। तो चूंकि उन्नति का कारण नहीं पूछ रहा है, विच वन वॉज नॉट अ कॉज, नॉट अ कॉज मतलब जो कारण नहीं है, इस पे ध्यान देना है। तो क्या होगा, व्यवसाय में उन्नति हमारा नहीं होगा। बिजनेस एडवांसमेंट से मगध के उत्कर्ष पे कोई अंतर नहीं है, वो तो शासक के पॉलिसी पे डिपेंड करता है कि मगध का उत्कर्ष कैसे होगा। ठीक है, अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6, अंडर लीडरशिप ऑफ विच क्लैन मगध एम्पायर इमर्ज्ड, है ना। किस वंश के नेतृत्व में मगध साम्राज्य का उदय हुआ। देखो जी, मगध के शुरुआती चरणों में जो रहे हैं, मगध के शुरुआती चरणों में जो वंश रहे हैं उनमें कौन कौन से रहे हैं। पहला, बृहद्रथ वंश, बृहद्रथ वंश। उसके बाद बृहद्रथ वंश के बाद हर्यक वंश, हर्यक वंश। उसके बाद शिशुनाग वंश, शिशुनाग वंश। शिशुनाग वंश के बाद याद रखना है, क्रम याद रखना है, शिशुनाग वंश के बाद नंद वंश। कभी कभी क्रम पूछ देता है कि किसके बाद कौन आया। नंद वंश के बाद मौर्य वंश, मौर्य वंश। मौर्य वंश के बाद शुंग वंश। पहले यहां तक देखें हम लोग, उसके बाद देखेंगे डिटेल। तो बृहद्रथ वंश जो है, इसका कोई प्रमाण नहीं है, लेकिन हमारे सोर्सेज में जैसे महाभारत में या अन्य धार्मिक ग्रंथों में बृहद्रथ वंश की चर्चा है कि मगध में इनका शासन चलता था और इसके सबसे प्रतापी शासकों में से जरासंध हुए। और जरासंध के बारे में आपको पता है, जरासंध की कहानी आपने पढ़ी होगी कि भीम से उनका द्वंद्व युद्ध होता है और द्वंद्व युद्ध में मारे जाते हैं। कृष्ण ने उनके साथ चीटिंग कर दी क्या, तो उन्होंने दिखा दिया भीम को कि उसको दोनों को, जरासंध को चीर के और दोनों अलग अलग दिशा में फेंको, क्योंकि जब उनको मार के दो टुकड़े में भीम फेंकते थे तो आज जरासंध आकर के फिर जुड़ जाते थे। तो उल्टा दिशा में फेंका गया। उन्होंने एक जो है कुश उठा करके, कुश मतलब अच्छा, कुश से याद आया कि राजगिरी को कुशाग्रपुर भी कहा जाता, क्योंकि यहाँ पे कुश नाम की जो है घास बहुत हुआ करती थी। तो उन्होंने कुश उठा करके उसको तोड़ के दो अलग ऐसे डायरेक्शन में कृष्ण ने उनको दिखाया ऐसे। तो भीम ने भी क्या किया, उनको दो हिस्से में जो है फाड़ के और जरासंध को दो अलग अलग डायरेक्शन में फेंक दिया। तो जरासंध वापस से नहीं जुड़ते हैं और मौत हो जाती है उनकी। तो ये वाली जो है घटना, तो बृहद्रथ वंश की चर्चा है, लेकिन इसकी कोई प्रमाण नहीं है कि वहां पे थे। हाँ, उसके बाद जो सर्वप्रमुख जो आते हैं, इनके शासन में ही मगध का उत्कर्ष शुरू होता है, वो कौन से हैं, हर्यक वंश। हर्यक वंश में ही महान शासक आएंगे, जैसे बिंबिसार, जैसे अजातशत्रु, जैसे उदयन। ये लोग जो हैं वो हर्यक वंश में ही आते हैं और हर्यक वंश के रहते ही मगध का उत्कर्ष होगा। तो ऑप्शन होगा, ऑप्शन क्या है, कहाँ है हर्यक, हर्यक वंश बी, बी इज आवर करेक्ट आंसर। हर्यक वंश के शासन में मगध साम्राज्य का उदय शुरू होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 7 कहता है, अकॉर्डिंग टू एंशिएंट सोर्सेज विच वाज द फर्स्ट क्लैन ऑफ मगध। प्राचीन स्रोतों के अनुसार, तो हमारे पास अभी अभी चर्चा हो रही है कि स्रोत में सबसे प्राचीन कबीले की किस कबीले की चर्चा है, किस राजवंश की, किस शासन की चर्चा है। तो सबसे पहले अब जब ऑप्शन देखेंगे तो यहाँ पे आएगा लोहार, इसकी कहीं कोई चर्चा नहीं दिखती है। फिर हर्यक, हर्यक है, लेकिन हर्यक के पहले भी कोई था क्या, उनकी चर्चा है क्या। तो बृहद्रथ, अभी अभी चर्चा हुई है, किसकी चर्चा, बृहद्रथ वंश की चर्चा है। और बृहद्रथ वंश को स्थापित करने वाले कौन थे, बृहद्रथ वंश को स्थापित करने वाले खुद बृहद्रथ थे, है ना। बृहद्रथ वंश को स्थापित करने वाले खुद बृहद्रथ थे, और कौन होगा। अब बोलते कि अकबर का नाम क्या है, तो अकबर का नाम अकबर है। बृहद्रथ वंश का शासन स्थापित करने वाले खुद बृहद्रथ है। ठीक है, अगला क्वेश्चन शायद यही है कि किस कौन सा जो है शासक जो है इसको स्थापित किया था। हाँ, आ गया, बृहद्रथ वंश का संस्थापक कौन है।
वृद्धरथ वंश का संस्थापक कौन है? ओके, वृद्धरथ वंश का संस्थापक कौन है? तो आइए, कौन है? इसमें कुछ है ही नहीं। सी नंबर, वृद्धरथ। वृद्धरथ वंश का संस्थापक कौन है? वृद्धरथ। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है? क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 9, What was the capital of मगध at the time of वृद्धरथ? वृद्धरथ के समय में मगध की राजधानी क्या थी? ऑप्शन है कुशनगर, श्रावस्ती, बैकुंठपुर, कुशाग्रपुर। तो मैंने अभी चर्चा किया था, चूंकि कुश राजगृह का नाम राजगीर तो है ही, आज के वक्त में राजगृह का नाम राजगीर भी है, और पुराने समय में इसका एक और नाम हुआ करता था, वो है कुशाग्रपुर, क्योंकि यहाँ पे कुशाग्रपुर, क्योंकि यहाँ पे कुश नाम की घास जो है वो बहुत ज्यादा होती थी। इसके अलावा एक और इसका नाम है, वो है वासुमती। वासुमती भी राजगृह को क्या कहा जाता है था? वासुमती भी कहा गया है। प्राचीन स्रोतों में राजगृह को वासुमती भी कहा गया है। तो यहाँ पर प्रश्न है कि वृद्धरथ के समय में मगध की राजधानी क्या थी? तो क्या थी? कुशाग्रपुर थी, या यही राजगृह थी, या यही गिरिवज्र भी कहा गया इसको। और क्या कहा गया? गिरिवज्र थी, या इसको आज के समय में राजगीर भी कह ले, या फिर इसी को हम वासुमती भी कह ले। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 10। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 10 क्या है? क्वेश्चन नंबर 10 है, Who was the most famous king of the वृद्धरथ एम्पायर? वृद्धरथ एम्पायर, वृद्धरथ साम्राज्य का सबसे प्रसिद्ध राजा कौन था? वृद्धरथ एम्पायर का सबसे प्रसिद्ध राजा हुआ है कौन हुआ है? अभी अभी चर्चा हुई है ना, महाभारत में इनकी चर्चा है। भीम से इनका द्वंद्व युद्ध हुआ, उस द्वंद्व युद्ध में मारे जाते हैं। कौन? जरासंध। कौन है? जरासंध। बी इज आवर करेक्ट आंसर। जरासेन नहीं होगा, जमाली नहीं होगा, बुद्ध घोष नहीं होगा, ये लोग तो सवाल ही नहीं है। तो जरासंध जो है, जरासंध वो जो है क्या है? मगध के सबसे प्रतापी शासक, सबसे कमाल के शासक, सबसे ग्रेटेस्ट वन। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11। इन सब क्वेश्चन में कुछ है नहीं, ये सब ट्रेंडी क्वेश्चन से बीपीएससी के लिए। हु बिकेम द रूलर ऑफ मगध आफ्टर द डेथ ऑफ जरासंध? जरासंध की मृत्यु के पश्चात मगध का शासक कौन बना? ऑप्शन है नकुल देव, अर्जुन देव, रणदेव, या सहदेव, या उपरोक्त में से कोई नहीं, या एक से अधिक। तो एक से अधिक तो नहीं होगा, उपरोक्त में से कोई नहीं हो सकता है, लेकिन हमने आंसर खोजना है, और आंसर खोजने के बाद मुझे पता चला कि सहदेव जो है वो जरासंध की मृत्यु के बाद शासक बने थे। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? सहदेव हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न क्या कहता है देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 11 के बाद क्वेश्चन नंबर 12। ओके, हु वाज द लास्ट रूलर ऑफ द वृद्धरथ एम्पायर? वृद्धरथ साम्राज्य का अंतिम शासक कौन था? ऑप्शन देखेंगे, वृद्धरथ साम्राज्य का अंतिम शासक कौन हुआ? ऑप्शन है रिपुंजय, कोमलीप्रीत, सहदेव, या अश्वसेन। अब किसी भी शासन का अंत क्यों हो जाता है? किसी भी शासन का अंत इसलिए हो जाता है क्योंकि उस शासक में कमजोर शासक निकल के आते हैं, उस वंश में कमजोर शासक निकल के, अयोग्य शासक निकल के आते हैं। और अयोग्य शासक जो है उस वंश के सभी किए गए जो भी कार्य हैं उनको सब बर्बाद करके रख देते हैं। आप मुगल वंश का ले ले। मुगल वंश जब तक औरंगजेब रहा तब तक तो पूरे भारत पे कंट्रोल रहा। औरंगजेब तक आते आते पूरी दक्षिण भारत जो है इनके कंट्रोल में आ चुकी थी। लेकिन औरंगजेब के बाद क्या हुआ? औरंगजेब के बाद जो है सभी नालायक निकम्मे लोग, मूर्खाधिराज लोग आते चले गए, और इनके बाद जो है पूरा मुगल साम्राज्य समाप्त हो गया, है ना। तो कमजोर अयोग्य शासकों का आना जो है किसी भी वंश की समाप्ति मान लो। अब यही कहा, इसीलिए मैं कहता हूं ना, देखो इतने इतने बड़े वंश जो है, इतनी बड़ी जो है साम्राज्य समाप्त हो गई। मुझे तो समाज में उन लोगों पर हंसी आती है जो लोग अपने धन दौलत पे घमंड करते हैं, एटीट्यूड में रहते हैं। मेरे पास ये संपत्ति है, वो संपत्ति है, मेरे पास 5 फ्लैट है, तो इतनी बड़ी कोठी है, बंगला है, फॉर्चूनर है, मर्सिडीज है, ऑडी है, इतनी लाख की घड़ी है, इतने लाख का जूता है, गुच्ची का जूता है, तो अरमानी का सूट है। एटीट्यूड, फुल फ्लेश शो ऑफ में रहते हैं।
कहाँ क्या होगा उसका? जीवन जीने के लिए अंत में खाना 2 ही रोटी 4 रोटी चाहिए पेट को। जिस समय मृत्यु आके सामने खड़ी हो जाएगी ना, ऑडी में बैठे रहोगे, ऑडी तुमको बचा नहीं पाएगा, अरमानी का सूट तुमको नहीं बचा पाएगा, गुची का जूता नहीं बचा पाएगा, आईफोन नहीं बचा पाएगा तुम्हारा। रुक जाएगी सांस। कीमती क्या है हमारे लिए? कीमती क्या है? सांस है ना हमारे लिए कीमती। बोला जाए आपको कि भाई आपको दुनिया की सारी दौलत आपको दे दी जाए और कही जाए कि ये दौलत ले लो, इसके बदले में अपनी जान दे दो, देंगे आप? तो मतलब ये हुआ कि आपकी जान ज्यादा वैल्यूएबल है उस एसेट के सामने। इतनी कीमती है आपकी जान। यदि आपके सामने दुनिया की दौलत रख दी जाए, अंबानी, अडानी, हमारे एलोन मस्क, अमेजॉन के मालिक, सबकी दौलत दौलत ऐड करके बोला जाए ये ले लो, इसके बदले तुम्हारी सांस रुक जाए, रुकेंगे अपनी सांस? का मतलब आपकी जीवन बहुमूल्य है, और जीवन के लिए जो जरूरी है वो क्या है? हवा, सांस, पानी, भोजन, स्वस्थ रहना। मैंने ऐसे ऐसे लोगों को समाज में देखा है कि पैसे में घिरे हुए हैं, रोज जो है करोड़ों का टर्नओवर कर रहे हैं, लेकिन डायबिटीज है, बीपी है, डॉक्टर ने ये खाने से मना किया, वो खाने से मना किया है, ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते, सारे रिस्ट्रिक्शंस लाइफ में। क्या है मजा उस लाइफ का भाई? जरूरत भर के पैसे चाहिए जीवन जीने के लिए, उतना मस्त जरूरी है, उतना तो करना ही होगा, लेकिन सिर्फ पैसा इसलिए क्योंकि समाज में दिखाना है हमें। एक तो आप जिस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं बीपीएससी, और जिस जिस राज्य का ये परीक्षा है, और सिर्फ उसी राज्य की बात नहीं कर रहा हूं मैं, नॉर्थ इंडिया के आम सारे राज्यों की बात कर रहा हूं, जिसमें बिहार और यूपी खासतौर पे हैं। इनमें तो सरकारी नौकरियों को लेकर के गजब का क्रेज है भाई। बेटा अगर कह दे कि मैं बिजनेस करना चाहता हूं तो हाय तौबा मचा देंगे माँ बाप। ये तो बिगड़ गया, बर्बाद हो गया, ये तो बनेगा नहीं कलेक्टर, अब ये बनेगा नहीं एसडीएम, बनेगा नहीं डीएसपी, बनेगा नहीं आईपीएस, अब ये तो बिजनेस करेगा। लोअर मिडिल इनकम ग्रुप और लोअर और मिडिल इनकम ग्रुप दोनों की एक ख्वाहिश है कि हम कंफर्ट जोन में रहें, गवर्नमेंट जॉब लेके कंफर्ट जोन में चले जाएंगे, कोई रिस्क भी नहीं लेना चाहता। इसके ऊपर इसके कारण क्या है, उस बच्चे पे एक्स्ट्रा प्रेशर जनरेट किया जाता है, करो करो करो। हमारी समाज, मुझे समाज शास्त्रियों में एक डिबेट होना चाहिए इस चीज को लेकर के, है ना? चलिए अगले प्रश्न में, बहुत बातें हो सकती हैं लेकिन प्रश्न पे हम देखें, उसमें हम लोग के पास समय नहीं है। वृहद्रथ समाज साम्राज्य का अंतिम शासक कौन था? रिपुंजय, कोमलीप्रीत, सहदेव, अश्वसेन। तो इसके अंतिम शासक जो हैं रिपुंजय हुए। कौन हुए? रिपुंजय हुए। कोमलीप्रीत नहीं होंगे, सहदेव नहीं होंगे, अश्वसेन नहीं होंगे। रिपुंजय की हत्या इन्हीं के मंत्री पुलक ने कर दी। इनके मंत्री पुलक ने रिपुंजय की हत्या कर दी और अपने पुत्र को गद्दी पर बैठा दिया। पुलक का पुत्र गद्दी पर बैठा, लेकिन कुछ ही वर्षों के बाद, कुछ ही 1-2 वर्ष के बाद, भाटी नाम का एक और दरबारी, भाटी नाम का एक दरबारी, ऐसा स्रोत है, ये प्रमाणिक नहीं है, भाटी नाम का, या इसको भाटिय भी कहा जाता है, भाटिय नाम का एक दरबारी पुलक की हत्या कर देता है और फिर अपने पुत्र को गद्दी पर बैठाता है, और यही पुत्र कहलाएगा बिंबिसार, जो 15 वर्ष के एज में गद्दी पर बैठा जाता है। ऐसा भी कहीं माना जाता है, ऐसा भी माना जाता है कि बिंबिसार ने स्वयं ही पुलक की हत्या की थी। इसकी कोई प्रामाणिकता है नहीं, इसीलिए इसके ऊपर हम बहुत ज़्यादा जोर नहीं दे सकते कि नहीं यही होगा, यही। अलग अलग सोर्सेज हैं, उस सोर्सेज के अकॉर्डिंग हमें समझना पड़ता है। तो यह कहीं कहीं किसी स्रोत में यह लिखा हुआ है कि रिपुंजय की हत्या पुलक ने की, अपने पुत्र को गद्दी पे बैठाया, लेकिन कुछ ही महीने साल के बाद भाटी नाम का एक दरबारी ने उसकी हत्या कर दी और अपने पुत्र बिंबिसार को गद्दी पे बैठाया। और किसी स्रोत में मिलता है कि बिंबिसार ने स्वयं से हत्या की पुलक की और गद्दी हथिया लिया। 15 वर्ष के बालक कैसे किया होगा, अब ये तो बाद की बात है, लेकिन यहाँ पर जो स्रोत है उसके अकॉर्डिंग हमें चलना है। यहाँ पे आंसर क्या हो गया? वृहद्रथ साम्राज्य का अंतिम शासक कौन हुआ? वृहद्रथ साम्राज्य का अंतिम शासक रिपुंजय हुआ।
चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 13 है, बिम्बिसार सैट ऑन द थ्रोन ऑफ मगध आफ्टर किलिंग हुम। देखो आ गया, बिम्बिसार किसकी हत्या करके मगध की गद्दी पर बैठा। अब भाई इसके बिम्बिसार ने हत्या किया या इसके पिता ने हत्या किया, इस विवाद से हम हटें और क्वेश्चंस पे हम फोकस करते हैं। तो बिम्बिसार ने किसकी हत्या करके, तो किसकी हत्या करके? पुलक की हत्या करके, है ना। रिपुंजय की हत्या तो कर देगा कौन? पुलक, है ना। तो पुलक की हत्या करके बिम्बिसार जो है गद्दी पर बैठेगा, है ना। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है? क्वेश्चन नंबर 14 है, हु वाज द आर्किटेक्ट ऑफ राजगिरी। सॉरी, क्वेश्चन नंबर 15 पे आ गया मैं। वेयर वॉज द इनिशियल कैपिटल ऑफ मगध एम्पायर। मगध साम्राज्य की प्रारंभिक राजधानी कहाँ थी? तो शुरुआत में इस राजधानी कहाँ रही है? गिरिवज्र, या राजगिरी, या राजगीर, या कुशाग्रपुर कह लो, या वासुमती कह लो, बात तो वही है ना। तो क्या हो जाएगा? राजगीर है क्या आंसर? राजगीर। बाद में चल के राजगीर के बाद कहाँ होगा? वैशाली, और वैशाली के बाद कहाँ होगा? पाटलिपुत्र। और जब पाटलिपुत्र हो जाएगा तो उसके बाद से हमेशा पाटलिपुत्र ही रहेगा। गुप्त साम्राज्य तक पाटलिपुत्र का जो है स्थान रहेगा पूरे विश्व में, है ना। पाटलिपुत्र जो है केंद्र बिंदु है साम्राज्य का, ठीक है। तो यहां पर प्रारंभिक राजधानी पूछ रहा है, प्रारंभिक राजधानी कहां रहेगी? राजगीर रहेगी। अगले प्रश्न में चलता हूं मैं। अगला प्रश्न क्या कहता है? अगला प्रश्न है, हु वॉज द आर्किटेक्ट ऑफ राजगिरी। राजगिरी का वास्तुकार कौन था? किसने राजगीर को बनाया था? राजगिरी की जो है संरचना, इंफ्रास्ट्रक्चर किसने किसने तैयार की थी, है ना। और ऐसी इंफ्रास्ट्रक्चर जिसमें सुरक्षा की दृष्टि से वन ऑफ द टफेस्ट जो है किला था ये जीतने के लिए, कि कोई जीत नहीं सकता था, ऐसा आर्किटेक्चर इसका था। तो राजगिरी का वास्तुकार कौन था? राजगिरी का अश्वसेन, नागसेन, महागोविंद या महाकश्यप। तो आंसर हमारा होगा महागोविंद। महागोविंद राजगिरी का वास्तुकार था। महागोविंद जो है राजगिरी का वास्तुकार था, है ना। और इसकी नियुक्ति किसने की थी? इसकी नियुक्ति बिम्बिसार ने की थी। किसने नियुक्ति की थी इसकी? बिम्बिसार ने, ठीक है। इसकी नियुक्ति बिम्बिसार ने। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 है, क्वेश्चन नंबर 16 है, द राइज ऑफ मगध एम्पायर बिगैन अंडर विच रूल। द राइज ऑफ मगध साम्राज्य का उदय किस शासक के अधीन शुरू हुआ, है ना। तो जरासंध, बिम्बिसार, अजातशत्रु, चंद्रगुप्त मौर्य। तो मगध का उत्कर्ष हर्यक वंश के शासनकाल में हुआ है। मगध का उदय किस वंश के शासनकाल में? हर्यक वंश। और हर्यक वंश का संस्थापक कौन है? हर्यक वंश का संस्थापक कौन है? बिम्बिसार। और बिम्बिसार के समय में ही मगध का उत्कर्ष शुरू होगा। तो आंसर कहाँ है? बिम्बिसार कहाँ है? बी इज आवर करेक्ट आंसर। बी हमारा सही आंसर है। बिम्बिसार के वक्त में मगध का उत्कर्ष शुरू होता है। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कहता है देखा जाए। ओके, क्वेश्चन नंबर 17 कहता है, अकॉर्डिंग टू बौद्ध टेक्स्ट महावंश, हु वाज फाउंडर ऑफ हर्यक वंश, है ना। महावंश एक बौद्ध ग्रंथ है। तो बौद्ध ग्रंथ महावंश के अनुसार, बौद्ध ग्रंथ महावंश का प्रश्न यहाँ पे एक और यहाँ पे निकल के आ गया कि महावंश किस धर्म का है। तो महावंश किस धर्म का पुस्तक है? बौद्ध धर्म का। इसके अनुसार से हर्यक वंश का संस्थापक कौन है? प्रसेनजीत, अजातशत्रु, प्रद्योतसेन या बिम्बिसार। प्रसेनजीत जो है वो कौशल का शासक है। कहाँ का है? कौशल महाजनपद का। प्रद्योतसेन अवंती का शासक है। बिम्बिसार हर्यक वंश का संस्थापक है और मगध का शासक है। और बिम्बिसार का पुत्र अजातशत्रु है। ये किसका पुत्र है? तो ऑब्वियसली हर्यक वंश का संस्थापक कौन हो जाएगा? बिम्बिसार हो जाएगा। बिम्बिसार इज आवर आंसर। बिम्बिसार हमारा आंसर है। अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 देखता हूं मैं कि क्या कहता है। ओके ओके, तो हियर द क्वेश्चन नंबर 18 इज at what age बिम्बिसार टूक ओवर द थ्रोन। बिम्बिसार ने किस उम्र में राजगद्दी संभाली? अभी हो चुका है ये प्रश्न। कितने साल में? 15 साल में। 15 साल में इसने गद्दी संभाल ली थी, ठीक है ना। ओके, बढ़ते हैं आगे। 15 साल के बच्चे ने हर्यक वंश की स्थापना कर डाली थी। चलिए
अगले प्रश्न में चलते हैं। व्हाट पॉलिसी बिंबिसार एडॉप्टेड टू अपलिफ्ट मगध? बिंबिसार ने मगध के उत्थान के लिए कौन सी नीति अपनाई? इसने एक कमाल की नीति अपनाई थी और यह है वैवाहिक संबंध स्थापित करना। वैवाहिक संबंध स्थापित करके इसने अपनी स्थिति मजबूत की है। इसकी 3 रानियां प्रमुख हैं। पहली इसकी शादी जो है वो कौशल के राजा की बहन प्रसेनजीत की बहन से हुई है। नाम है उसका कौशल देवी। क्या है? कौशल देवी, है ना, कौशल। दूसरा, चल वज्जी के लिच्छवी के राजकुमारी, लिच्छवी की राजकुमारी जो वज्जी संघ का एक प्रमुख वज्जी महासंघ का एक प्रमुख जनपद था, तो ये लिच्छवी की राजकुमारी है चेलना। तो इनसे शादी की है दूसरा, और इससे वज्जी से एक दोस्ताना संबंध स्थापित होगा। अच्छा, कौशल नरेश की बहन से शादी करने के कारण इनको काशी जो है प्राप्त हो जाता है। किसको? बिंबिसार को क्या प्राप्त हो जाता है? काशी प्राप्त हो जाता है। तो काशी पर किसका अधिकार हो जाएगा? मगध का अधिकार हो जाएगा। और तीसरी शादी पंजाब की राजकुमारी से होगा, पंजाब की राजकुमारी से, है ना। तो 3 शादियां इसने करके अपनी स्थिति को मजबूत किया है। चले अगले प्रश्न में। तो यहां पे क्या हो जाएगा? बिंबिसार ने मगध के उत्थान के लिए कौन सी नीति अपनाई? तो वैवाहिक संबंध, है ना, मैरिटल रिलेशन, वैवाहिक संबंध इसने स्थापित किया है। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है देखा जाए। अगला प्रश्न है, चलिए अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है, ओके, विच स्टेट डिड बिंबिसार एस्टैब्लिश्ड मैट्रिमोनियल रिलेशन विथ? बिहार ने किस राज्य के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित किए? कौशल अभी अभी हुआ है, कौशल नरेश की बहन कौशल देवी से, लिच्छवी की राजकुमारी चेलना से, और पंजाब की राजकुमारी, तीनों से ही इसने स्थापित किए हैं। तो इसका आंसर ए, बी और सी ना हो के हमारा आंसर ई हो जाएगा। उपरोक्त में से एक से अधिक, मोर देन वन ऑफ द अबव इज आवर करेक्ट आंसर, क्योंकि तीनों ही राज्य की राजकुमारियों से इसने विवाह संबंध स्थापित किए थे। अगले प्रश्न में चला जाए। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 क्या कहता है? बिंबिसार गॉट काशी इन डाउरी ऑन मैरिंग द सिस्टर ऑफ द किंग ऑफ विच एम्पायर? किस राज्य की राजा की बहन से विवाह करने पर बिंबिसार को दहेज में काशी मिली? हो गया ना। अब आंसर आप कर सकते हैं कि क्या आंसर करेंगे? कौशल, अवंती, लिच्छवी या अंग, है ना। कौशल, अवंती, लिच्छवी या अंग, क्या होगा आंसर? बताइए क्या होगा? कौशल होगा, है ना। प्रसेनजीत की बहन से इसने शादी करी। कौशल नरेश, कौशल की राजकुमारी से शादी करने के कारण जो है बिंबिसार को क्या मिला? काशी मिला। अगला प्रश्न 22 नंबर क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 22, बिंबिसार अपॉइंटेड हिज सन एज अ रूलर ऑफ विच महाजनपद? बिंबिसार ने अपने पुत्र को किस महाजनपद का शासक नियुक्त किया? देखिए जी, बिंबिसार ने, एक स्रोत के अनुसार यह माना जाता है कि अंग का राजा ब्रह्मदत्त ने, अंग का शासक कौन था? अच्छा, अंग में आता क्या था? अंग में आता था भागलपुर। अंग में क्या आता था? भागलपुर। अंग जो जनपद था, महाजनपद, उसमें क्या आता था? भागलपुर, मुंगेर, झारखंड के इलाके में कुछ ले लो, सिंहभूम, पलामू, धनबाद, ये सब किधर आ रहा है? अंग में। यहां तक कि अंग प्रदेश का विस्तार जो है वो बंगाल की खाड़ी तक हो चुका था। मतलब बंगाल का प्रदेश भी किसमें? अंग में काउंट किया जाने लगा था। तो ब्रह्मदत्त ने, यह माना जाता है कि ब्रह्मदत्त ने बिंबिसार के पिता भाटी को पराजित किया। भाटी को क्या किया इसने? पराजित किया, जिससे क्रोधित होकर बिंबिसार ने हमला कर दिया और ब्रह्मदत्त की हत्या कर दी। बिंबिसार ने अंग पर हमला कर दिया और ब्रह्मदत्त की हत्या कर दी, और अंग को सदा सदा के लिए मगध में मिला लिया गया। तो यह माना जाता है कि अंग का अंतिम शासक कौन है। प्रश्न यदि पूछ दे कि अंग महाजनपद का अंतिम शासक कौन हुआ, तो अंग महाजनपद का अंतिम शासक ब्रह्मदत्त था। ब्रह्मदत्त की मृत्यु के पश्चात अंग को मगध में मिला लिया जाता है। ठीक है। तो जब यह अंग पर कब्जा कर लेता है बिंबिसार, तो अपने पुत्र को वहां का गवर्नर या राज्यपाल नियुक्त करता है, शासक नियुक्त करता है। तो कहां का शासक?
बिंबिसार ने अपने पुत्र, अब किस पुत्र को, ये किस पुत्र की बात हो रही है? अजात शत्रु की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? अजात शत्रु की बात हो रही है। बिंबिसार ने अजात शत्रु को चंपा का शासक नियुक्त किया था। चलते अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 23। 23 नंबर क्वेश्चन है कि हु इन द हिस्ट्री इंक्लूडेड एलिफेंट्स परमानेंटली इन हिज आर्मी? इतिहास में किसने हाथियों को अपनी सेना में अस्थायी रूप से शामिल किया था? देखिए जी, सबसे पहले अस्थायी सेना रखने वाला शासक जो है, सबसे पहले, इसके पहले अस्थायी सेना नहीं होती थी। एक स्टैंडिंग आर्मी, एक अस्थायी सेना जो है, जिसको हम कह सकते हैं स्टैंडिंग आर्मी जो है, रखने वाला जो प्रथम शासक था वो बिंबिसार था। कौन था? बिंबिसार था। और बिंबिसार को यही कारण है क्योंकि इसने अस्थायी सेना रखी, तो इसीलिए इसको एक उपनाम दिया गया, सेनीय। कहीं कहीं इसको सेनीय कहा जाता है या कहीं कहीं इसको श्रेणिक भी कहा जाता है। तो याद रखिएगा, बिंबिसार का उपनाम सेनीय है या श्रेणिक है। ठीक है। तो इसने पहली बार अस्थायी सेना रखी और इसने हाथियों का उपयोग किया अपनी आर्मी में। इसने क्या किया? हाथियों को भी अस्थायी रूप से शामिल किया अपनी सेना में। तो आंसर क्या हो जाएगा? अजातशत्रु, वृद्धरथ, जरासंध या बिंबिसार? तो आंसर क्या हो जाएगा मेरा? बिंबिसार। बिंबिसार ने पहली बार हाथियों को अस्थायी रूप से अपनी यूज किया है सेना में। ठीक है। और अस्थायी सेना रखने वाला भी बिंबिसार ही है, और इसी कारण से इसको क्या कहा जाता है? श्रेणिक या सेनीय कहा जाता है। अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है? अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 24। अजातशत्रु बिकेम द रूलर ऑफ मगध आफ्टर किलिंग हिम। अजातशत्रु किसकी हत्या करके मगध का शासक बना? देखो जी, हर्यक वंश को पितृहंता वंश कहा जाता है। हालांकि ये जो अजातशत्रु किसकी हत्या करता है, तो हत्या की बात जो है ना, वो बौद्ध धर्म, बौद्ध ग्रंथ में की गई है। वही जो जैन ग्रंथ है इसको नकारता है। या खैर, बौद्ध ग्रंथ, तो अब यहां पर इसको पितृहंता वंश भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पितृहंता वंश। क्यों? क्योंकि यहां पे अब पहले अजातशत्रु ने अपने पिता बिंबिसार को कैद करके हत्या की और बाद में अजातशत्रु की हत्या उसकी पुत्र उदयन ने कर दी, है ना। और भी बाद के शासकों में हम देखेंगे, हर्यक वंश के शासकों में, कि अपने पिता की हत्या करने की चलन रही है। यही कारण है इसको क्या कहा गया बौद्ध ग्रंथों में? पितृहंता वंश कहा गया है। तो अजातशत्रु किसकी हत्या करके मगध का शासक बना? तो अपने पिता, इसका पिता कौन है? बिंबिसार, है ना। तो बिंबिसार की हत्या करके यह, आंसर क्या होगा? बिंबिसार। बिंबिसार की हत्या करके यह मगध की गद्दी पर बैठता है। चलते हैं अगले प्रश्न पे। आंसर हो गया हमारा बी। बी इज आवर करेक्ट आंसर। अजातशत्रु अपने पिता की हत्या करके गद्दी पे बैठा, और पिता कौन है? बिंबिसार। अगले प्रश्न में, अगला प्रश्न है फॉर काशी देयर वाज अ वॉर बिटवीन अजातशत्रु एंड हु एल्स। काशी के लिए अजातशत्रु और किसके बीच में युद्ध हुआ? जब 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 बिंबिसार की हत्या हो जाती है तो उनके शोक में उनकी पत्नी कौशल देवी भी मृत्यु की शिकार हो गई। बिंबिसार की जो पत्नी कौशल देवी, कौशल नरेश प्रसेनजीत की बहन, उनकी मृत्यु हो गई। जिसके बाद प्रसेनजीत क्रोधित हो जाता है, क्योंकि एक तो उनके बहनोई बिंबिसार की हत्या हो गई, दूसरा उनकी बहन भी शोक में मृत्यु की शिकार हो गई, मृत्यु को प्राप्त हो गई। तो यह क्रोधित होकर के यह काशी पर पुनः अपना कब्जा कर लिया। अजातशत्रु ने, कौशल नरेश प्रसेनजीत ने काशी पर पुनः कब्जा कर लिया। अब काशी पर पुनः कब्जा करने के कारण अजातशत्रु और प्रसेनजीत के बीच युद्ध होगा, और प्रसेनजीत पराजित होंगे, और प्रसेनजीत पराजित होकर के श्रावस्ती भाग जाएंगे जो उनकी राजधानी है। काशी से कहां भाग जाएंगे? काशी में आके उन्होंने कब्जा किया, युद्ध होगी, और वो काशी से भाग के कहां पहुंच जाएंगे? श्रावस्ती पहुंच जाएंगे। अंत में अजातशत्रु और प्रसेनजीत के मध्य में संधि हो जाएगी, फिर से दोस्ताना संबंध स्थापित हो जाएगा, और प्रसेनजीत की बेटी वजीरा की शादी, प्रसेनजीत की बेटी वजीरा की शादी, बेटी का नाम याद रखिएगा, वजीरा की शादी अजातशत्रु से कर दी गई। इस तरह से अजातशत्रु ने भी वैवाहिक संबंध स्थापित करके अपनी स्थिति मजबूत कर ली। ठीक है। तो किसके साथ ये युद्ध हुआ है काशी के लिए, और किस कारण से हुआ है तो पता चल गया, प्रसेनजीत से हुआ है। ठीक है।
प्रद्योत सेन से भी इसकी जो है प्रद्योत सेन से भी इसकी जो है युद्ध होगी, लेकिन वो युद्ध अनिर्णायक रहेगा। बिंबिसार के समय में भी प्रद्योत सेन से युद्ध होगी। जो अवंती के शासक हैं, अपनी वर्चस्व स्थापित करने के लिए महाजनपदों के बीच में यह युद्ध होना बहुत स्वाभाविक सी बात थी। और इसी प्रद्योत सेन के डर से अजात शत्रु ने, ये गलत हो गया, अजात शत्रु ने क्या किया था? अजात शत्रु ने राजगृह को किलेबंदी की थी। राजगृह की क्या की थी? किलेबंदी की थी। सुरक्षा की दृष्टि से राजगृह की किलेबंदी की थी, इसी प्रद्योत सेन के डर से। हालांकि युद्ध नहीं हुआ, उसने आक्रमण नहीं किया, लेकिन आक्रमण का डर था, इसलिए राजगृह की किलेबंदी की गई। ठीक है, तो युद्ध यहां पे दोनों से होगा। और बाद में हम देखेंगे कि प्रद्योत सेन के दरबार में ही जो है जीवक को भेजेगा, अपने दरबार के सबसे बड़े आयुर्वेदाचार्य जीवक को उनकी सेवा करने के लिए भेजा जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 26। Where did प्रसेनजीत run away from the defeat, away after defeat in the war? युद्ध के में हार के बाद प्रसेनजीत कहाँ भाग गया? काशी में आकर के उसने कब्जा किया था, भाग के वापस कहाँ चला गया? अपनी राजधानी श्रावस्ती। काशी में वो रुका नहीं, काशी में रुका नहीं, मथुरा से का कोई संबंध नहीं है, इधर कश्मीर का कोई संबंध नहीं दिखता है। आंसर क्या होगा? श्रावस्ती अपनी राजधानी वापस लौट जाता है, भाग जाता है। अगले प्रश्न में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 27 है, स्टेट द पीरियड ऑफ रूल ऑफ बिंबिसार। बिंबिसार कब से कब तक शासन करेगा? पहला है 544 टू 492 BC, 530 टू 490 BC, 520 टू 488 BC, 520 टू 485 BC। तो देखिए जी, इसका शासन जो है वो 544 से 492 ईसा पूर्व होगा। क्योंकि ईसा पूर्व है तो पीछे की तरफ समय खिसक रहा है। जितना जो है आप यदि नंबर लाइन यदि आपने पढ़ा होगा तो नंबर लाइन में जो जीरो है वो आपका मिड पॉइंट है। और इंटीजर की जब बात करते हैं तो आज जैसे जैसे जो है जीरो से दूर वैल्यू जाता है, 1 2 3 4 पॉजिटिव वैल्यू जाता है, वो और ज़्यादा वैल्यू उसकी ज़्यादा होती है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में होता है। और ठीक यहाँ पे जब आप लेफ्ट, ये तो राइट साइड में जितना जो है वैल्यू बढ़ेगा उतना जो है वैल्यू उसकी इंक्रीज करेगी। और इधर लेफ्ट साइड में जब आप जाते हैं तो जितना जीरो के नज़दीक रहेगा, -1 बड़ा है कि -2 बड़ा है, तो -1 बड़ा है। क्यों? क्योंकि जीरो से और जीरो की तरफ बढ़ता हुआ वैल्यू जो है ज़्यादा बड़ा है, और जीरो से दूर जाता हुआ वैल्यू हमेशा छोटा वैल्यू होगा, है ना, क्योंकि वो निगेटिव में है, निगेटिव इंटीजर है। तो स्टेट द पीरियड ऑफ रूल ऑफ बिंबिसार, यही क्रम यहाँ पे चल रहा है। जैसे पीछे की तरफ समय खिसक रहा है, ईसा की तरफ आएगा ये, और जब ईसा जीरो पे आकर के फिर वापस +1 AD और 2 AD पे तरफ बढ़ेगा। आंसर होगा इसका ए, 544 से 492 ईसा पूर्व। कब से कब तक? 544 से 492 ईसा पूर्व जो है बिंबिसार का शासनकाल रहेगा। और फिर इसके बाद अजातशत्रु 492, कहीं कहीं 492 से 460 BC, कहीं कहीं आपको 493 से 461 BC भी मिल जाता है। तो ये अंदाजन क्रम आपको लगभग तो वो समय याद रहेगा। 1 साल 2 साल इधर उधर होना कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि इसकी कोई प्रमाणिक जो है ना पीरियड कहीं है नहीं। तो किसी बुक में आपको, जैसे आपकी एक बुक है, आप जनरली बच्चे वो बुक पढ़ते हैं इम्तियाज अहमद की, तो इम्तियाज अहमद के बुक में ये समय दिया हुआ 492 से 460। और वहीं एक मनीष रंजन है IAS, उनकी बुक आती है तो उनके बुक में दिया है 493 से 461 BC, है ना। तो ये अलग अलग समय मिल सकता है, लेकिन अब 1 साल इधर उधर खिसक जाना है ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है ना। तो 544 से 492। अगले प्रश्न में पढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है? स्टेट द पीरियड ऑफ रूल ऑफ अजातशत्रु। अजातशत्रु, तो आ जाओ, देखो 493 से 461 यहाँ पे है, 493 से 461, सी हमारा सही होगा। 493 से 461 ईसा पूर्व जो है वो हमारा समय काल है अजातशत्रु का। और उसके बाद उदयन आएगा, और उदयन का काल है 461 से 444 BC। कब तक? 461 से 444 BC जो है वो उदयन का काल है, अजातशत्रु के पुत्र का काल है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 28 हो गया। क्वेश्चन नंबर 29 देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 29 क्या कहता है? ओके, विच किंग डिड बिंबिसार विन बाय डिफीटिंग ब्रह्मदत्त। हो गई बात, ब्रह्मदत्त किस वंश का अंतिम शासक था?
अंग का। अंग प्रदेश का वो अंतिम शासक है और बिंबिसार इसकी हत्या करके अंग को मगध में मिला लेता है। तो वो कहाँ का है? अंग। अंग का शासक है। ऑप्शन ए हमारा होगा। ऑप्शन ए हमारा सही आंसर है। अगले क्वेश्चन पर बढ़ने की बारी है। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 29 के बाद क्वेश्चन नंबर 30। अजातशत्रु वॉज फॉलोअर ऑफ विच रिलीजन? अजातशत्रु किस धर्म का अनुयायी था? यह जो है, हालांकि यह इसने इसी के समय में पहला जो है बौद्ध काउंसिल जो है, बौद्ध संघ की जो मीटिंग है वो पहली बार अजातशत्रु के समय में ही होगी। लेकिन अजातशत्रु जैन धर्म का अनुयायी था। इसका पुत्र उदयन भी जैन धर्म का अनुयायी था, लेकिन इसने बौद्ध धर्म को भी संरक्षण दिया है। प्रसेनजीत जो शासक हैं कौशल के, वो उन्होंने भी बौद्ध धर्म को संरक्षण दिया है। उस समय बौद्ध धर्म को संरक्षण देने वाले कई शासक हुए, है ना, बहुत सारे शासक हुए जिन्होंने बौद्ध धर्म को संरक्षण दिया है। तो अजातशत्रु किस धर्म के अनुयायी थे? तो आंसर हो गया आपका, किस धर्म के अनुयायी थे? जैन धर्म के अनुयायी थे। अजातशत्रु किस धर्म के, किस रिलीजन को मानते थे? ये जैन धर्म को मानते थे। अगले प्रश्न में बढ़ा जाए। अगला प्रश्न, अब इसके संरक्षण देने के पीछे अपनी अलग अलग स्थितियां हैं, अलग अलग कंडीशंस हैं, अलग अलग बातें हैं जिनको समझना है, जो हम समझेंगे लेक्चर सीरीज में। यहाँ पर हम समझेंगे तो फिर क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे। बहुत क्वेश्चंस है जो आपको एग्जामिनेशंस के लिए आपके लिए तैयार करके देना है, ताकि एग्जामिनेशन में जब बैठे रिवीजन करके आपको पता हो कि इसी से क्वेश्चन आया है। अजातशत्रु ने किसके साथ युद्ध में रथमुसल और कंडकशिला जैसे हथियारों का प्रयोग किया? अजातशत्रु यूज्ड वेपन लाइक रथमुसल एंड कंडकशिला। तो ये स्पेशली डिजाइन किया गया था। ऐसा आपने वो मूवी देखी होगी बाहुबली। तो बाहुबली में वो आता है ना लास्ट में, जो पहला जो पार्ट है बाहुबली का, जिसमें वो बड़े बड़े शिला कंटक, वो बड़े बड़े तोप जैसे हैं, उसमें इतना बड़ा बड़ा पत्थर डाल के और फेंका जाता है। पत्थर नहीं, गोला है, बम का गोला है, आपको याद होगा, जिसमें चारों तरफ से जो है चादर लपेट लिया जाता है और वो उड़ते हुए जाता है और फिर उसमें आग लगा दिया जाता है। अगर वो आपको सीन याद हो तो कुछ उसी प्रकार का हथियार जो है कंटकशिला होता था। ठीक है ना। तो चूंकि अब देखेंगे तो गंगा नदी के इस पार पाटलिपुत्र है और इस पार वैशाली है। ठीक है। तो युद्ध करना तो यहां से इधर आक्रमण करना, इधर से इधर आक्रमण करना, तो उधर से ही इधर आक्रमण हो जाए, उसके लिए स्पेशल डिजाइन किया गया था ये। तो किसके खिलाफ युद्ध यूज किया गया? वज्जी, कौशल, अंग, छेदी। तो ये आंसर होगा वज्जी। वज्जी संघ के खिलाफ इसने यह हथियार यूज किए हैं। रथमूसल और कंटकशिला जैसे हथियार यूज किए गए हैं वज्जी संघ। वैशाली के खिलाफ, लिच्छवी के खिलाफ कह लीजिए, कभी कहीं वैशाली देते तो वैशाली लिखेंगे, लिच्छवी कह दे तो लिच्छवी लिखेंगे, या वज्जी लिख दे तो वज्जी कहेंगे। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि मगध अपने साम्राज्य के फैलाव के लिए कितना तत्पर है कि इसने अंग पर तो कब्जा कर ही लिया है। एक वक्त में आकर के प्रसेनजीत के शासन के बाद टोटली कौशल को भी मिला लिया जाएगा मगध में। और वज्जी संघ के साथ भी अजातशत्रु का युद्ध रहा, लगातार युद्ध लड़ता रहा, और अंत में वज्जी संघ भी खत्म हो जाएगा और वज्जी को भी मिला लिया जाएगा मगध साम्राज्य में ही। ठीक है ना। तो मगध, इसीलिए मगध इतना ज्यादा जो है बहुत ज्यादा फेमस है, क्योंकि ये बहुत शक्तिशाली बन के उभरा और इसने बाकी महाजनपदों को अपने में समाहित कर लिया है। ठीक है ना। यहाँ तक कि गंधार तक भी, तक्षशिला वक्षशिला सब इसके शासनकाल के अंदर में, इसी के अंदर में आ जाएंगे। अजातशत्रु ने किसके साथ युद्ध में रथमुसल और कंडकशिला यूज किया? वज्जी के खिलाफ। अगले प्रश्न में चलते हैं। अजातशत्रु मेड अ कंटेनमेंट ऑन द कॉन्फ्लुएंस ऑफ विच ऑफ द रिवर? अजातशत्रु ने किस नदी के संगम पर छावनी बनाई थी और किसके खिलाफ? ये छावनी बनी किसके खिलाफ थी? ये छावनी बनी थी वज्जी के खिलाफ। किसके खिलाफ बनी थी? वज्जी के खिलाफ। कहाँ? गंगा गंडक सोन के कॉन्फ्लुएंस पे, संगम पर यह जो है छावनी बनाई गई थी। ठीक है। ये क्या कहलाया? छावनी। यह छावनी पाटलीग्राम कहलाया, और यही पाटलीग्राम बाद में पाटलिपुत्र के रूप में स्थापित किया जाएगा। जो स्थापित कौन करेगा? अजातशत्रु के पुत्र उदयन ने। अजातशत्रु के पुत्र उदयन ने पाटलिपुत्र को अपनी राजधानी बनाया, है ना। तो अगले प्रश्न में बढ़ते हैं।
अगला प्रश्न क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 32 के बाद क्वेश्चन नंबर 33 नंबर क्वेश्चन है, अजातशत्रु हैड गॉट कंस्ट्रक्टेड अ सिक्योरिटी फोर्ट एट विच प्लेस? अजातशत्रु ने किस स्थान पर सुरक्षा दुर्ग का निर्माण करवाया? बात हो रही थी, चर्चा इस बात की चली थी कि अवंती के शासक के साथ भी युद्ध चल रहे थे और अवंती का शासक भी कमजोर नहीं था। ऐसा नहीं था कि कोई गया गुजरा शासक है। प्रद्योतसेन बहुत ताकतवर शासक था और युद्ध जब होता तो किसी का भी पलड़ा किसी की तरफ झुक सकता था, किसी का भी पलड़ा भारी रह सकता था। तो इससे बचने के लिए अजातशत्रु ने अपनी राजधानी, क्योंकि इसकी राजधानी अभी भी कहाँ पे है, राजगृह की किलेबंदी कराई, राजगृह को अधिक सुरक्षित किया, तो वहां पर दुर्ग का निर्माण करवाया। और कहाँ पर? राजगृह में। आंसर क्या होगा हमारा? राजगृह हमारा आंसर होगा। ठीक है ना? अगले प्रश्न में चला जाए। अगला प्रश्न क्या कहता है? अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 33 के बाद क्वेश्चन नंबर 34। अजातशत्रु डेवलप्ड मैरिटल रिलेशन विथ विच संघ टू मेड इट हिज फ्रेंड? अजातशत्रु ने किस संघ को अपना मित्र बनाने के लिए उसके साथ वैवाहिक संबंध स्थापित किए? मल्ल, अंग, कौशल, वत्स। तो बताया मैंने कि काशी का युद्ध लड़ा गया प्रसेनजीत और अजातशत्रु के मध्य, और इस क्रम में प्रसेनजीत पराजित होता है, संधि होती है, और संधि के क्रम में अजातशत्रु ने प्रसेनजीत की बेटी वजीरा से शादी की, तो वो किसके साथ वैवाहिक संबंध स्थापित हो गया? कौशल के साथ, है ना? प्रसेनजीत की बेटी, बहन की शादी बिंबिसार से हुई थी और बेटी की शादी अजातशत्रु से हुई। ठीक है ना? तो देखा जाए तो मामा की बेटी से शादी कर लिया नहीं। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। शासकों का क्या संबंध, उनके लिए नाते रिश्ते कोई मायने रखते थे? Who had constructed स्तूपा 10 years after महापरिनिर्वाण ऑफ गौतम बुद्धा? गौतम बुद्धा के महापरिनिर्वाण के बाद के 10 वर्ष बाद स्तूप का निर्माण किसने किसने करवाया? स्तूप, पहले तो समझ गया कि महापरिनिर्वाण क्या था। महापरिनिर्वाण मतलब उनकी मृत्यु। बुद्ध की मृत्यु को क्या कहा गया? महापरिनिर्वाण। सिर्फ निर्वाण पूछे कि निर्वाण क्या है, तो निर्वाण का मतलब है इनलाइटमेंट, जब उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई, ज्ञान की प्राप्ति है ना? ठीक है। गौतम बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ? पावापुरी में। कहाँ पे हुआ? पावापुरी में, है ना? और इनका निर्वाण, ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई? बोध गया में। कहाँ हुई? बोध गया में। ठीक है। तो गौतम बुद्ध का महापरिनिर्वाण और उनकी मृत्यु के बाद उनके अवशेषों के ऊपर जो इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करवाया गया 8 जगहों पे, उनको क्या कहा गया? और स्तूप कहाँ, स्तूप का निर्माण कहाँ किया गया? स्तूप का निर्माण गौतम बुद्ध के अवशेषों पर किया गया है। गौतम बुद्ध के अवशेषों पर स्तूप जहां भी है वहां पे क्या है? गौतम बुद्ध के अवशेषों पर, शरीर के अवशेषों पर, है ना? गौतम बुद्ध के जो शरीर के अवशेष बचे उसको 8 पार्ट में बांट दिया गया। 8 शासकों ने अपने अपने स्थानों पर स्तूप का निर्माण किया है। ठीक है। और स्तूप जो है उसी को कहा जाता है। ठीक है। तो स्तूप का निर्माण किसने करवाया? तो किसने करवाया? अजातशत्रु ने। किसने करवाया? अजातशत्रु ने करवाया है। ठीक है। इसको अजातशत्रु ने बनवाया था, याद रखिएगा। अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है? अगला प्रश्न देखिए जरा क्या कहता है। ओके। आम्रपाली वॉज नगर वधु ऑफ विच प्लेस? आम्रपाली किस स्थान की नगर वधु थी? आम्रपाली बहुत फेमस नगर वधु रही है। इनका नाम जो है बहुत इतिहास में दर्ज है। इन्होंने बाद में बौद्ध धर्म की शिक्षा ग्रहण कर ली, बुद्ध की शिष्या बन गई जब बुद्ध वैशाली आते हैं उस वक्त। और आंसर आपको मिल गया होगा, कहाँ की नगर वधु? वैशाली की नगर वधु। कहाँ की नगर वधु? वैशाली की नगर वधु। आम्रपाली नगर वधु थी कहाँ की? वैशाली की नगर वधु। चलते अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न 36 के बाद 37 नंबर क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 37। विच ऑफ द फॉलोइंग किंग इज रिलेटेड टू द हर्यक डायनेस्टी? निम्नलिखित में से किस राजा का संबंध हर्यक वंश से है? तो बिंबिसार का है? हाँ है। अजातशत्रु का है? हाँ है। उदयन का है? हाँ है। शासन 544 से 492, 492 से 460 और 460 से 444। ठीक है ना? तो तीनों का संबंध हर्यक वंश से है,
इसीलिए उपरोक्त में से एक से अधिक, मोर देन वन ऑफ दी above is our answer। चलते अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न क्या कहता है देखते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 38 क्या है? हु अमॉन्ग द फॉलोइंग हैव डेवलप्ड लव रिलेशन विथ आम्रपाली? निम्न में से किस शासक का प्रेम संबंध था आम्रपाली के साथ? लेकिन यह विवाह नहीं हो पाया क्योंकि आम्रपाली के साथ एक लिमिटेशन रही। वो क्या थी कि वैशाली की वो नगर बधू थी, उनकी अपनी दायित्व रही हैं, उस दायित्व को पूरा करने के लिए इन्होंने विवाह नहीं किया। तो किस शासक के साथ? अजात शत्रु के साथ। किस शासक के साथ प्रेम संबंध रहा? अजात शत्रु के साथ जो है आम्रपाली का प्रेम संबंध रहा है। अगले प्रश्न में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 हो गया। क्वेश्चन नंबर 39 क्या कहता है देखा जाए। इन विच ऑफ द फॉलोइंग केव्स द फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल वॉज कंडक्टेड? निम्नलिखित में से किस गुफा के में प्रथम बौद्ध संगीति आयोजित की गई थी? प्रथम बौद्ध संगीति कब हुई है? प्रथम बौद्ध संगीति 483 बीसी में हुई है। शासक कौन था? अजात शत्रु। शासक कौन था? अजात शत्रु था। अध्यक्ष कौन रहा? अध्यक्ष था महाकश्यप। अध्यक्ष कौन था? महाकश्यप। ये कहां हुआ? स्थान कहां पे था? याद रखिएगा, स्थान राजगृह था, और राजगृह के सप्तपर्णी गुफा में। और इसमें हुआ क्या? इसमें बौद्ध धर्म के 2 ग्रंथों का निर्माण हुआ। सूत पिटक, 3 त्रिपिटक है, 3 पिटक है, उसमें से सूत पिटक और विनय पिटक का निर्माण हुआ। सूत पिटक और विनय पिटक का निर्माण किया गया। ठीक है, तो प्रथम बौद्ध संगीति आयोजित की गई कहां पे? सप्तपर्णी, नॉट सप्तकर्णी, सप्तपर्णी गुफा में आयोजित की गई थी। और ये सारे फैक्ट्स आपके होने चाहिए। 483, अजातशत्रु, अध्यक्ष महाकश्यप, स्थान राजगृह और सूत पिटक विनय पिटक की रचना की गई है। 4 बौद्ध संगीति हुई हैं। एक एक सबका जैसे जैसे प्रश्न आएगा वैसे वैसे हम लोग देखते चलेंगे। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। क्वेश्चन 40 नंबर प्रश्न क्या कहता है? हु बिकेम द रूलर ऑफ मगध आफ्टर अजातशत्रु? अजातशत्रु के बाद मगध का शासक कौन बना? तो अजातशत्रु की हत्या करके उसका पुत्र उदयन जो है वो शासक बनता है। अजातशत्रु की हत्या करके उदयन वहां का शासक बनेगा और अपनी राजधानी कहां ले जाएगा? राजधानी पाटलिपुत्र ले जाएगा। इसीलिए इसको पाटलिपुत्र का संस्थापक भी कहा जाता है, पाटलिपुत्र को स्थापना करने वाला भी कहा जाता है। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न 41 नंबर क्या कहता है? 41 नंबर क्वेश्चन देख। विच ऑफ द फॉलोइंग किंग्स एस्टैब्लिश्ड पाटलिपुत्र? आ गया, पाटलिपुत्र की स्थापना करने वाला कौन है? कोई और कौन नहीं। और कौन है? कौन है भाई? कहां है? उदयन है। डी हमारा आंसर सही होगा। डी हमारा आंसर सही होगा। डी हमारा आंसर होगा। उदयन ने पाटलिपुत्र की स्थापना की है। इस बुक में कुछ भी नहीं था, सॉरी इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं था। क्वेश्चन नंबर 42 चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 क्या कहता है? उदयन इन हिज फादर्स एम्पायर वाज गवर्नर ऑफ विच प्लेस? अपने पिता अजातशत्रु के शासन के वक्त में उदयन कहाँ का गवर्नर रहा, कहाँ का शासक रहा? तो अजातशत्रु भी वहीं का था जब बिंबिसार शासक था। कहाँ का? चंपा। दरअसल अंग की राजधानी है। क्या है? अंग की राजधानी क्या है? चंपा है। ठीक है, और अंग, और याद रखिएगा अंग और मगध को अलग करने वाला जो नदी है वो चंपा नदी है। वो चंपा नदी ही अंग और मगध को अलग करता था, उसकी बाउंड्री को बांटता था। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है? चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 43 क्या कहता है? वेयर डिड अजातशत्रु गेट कंस्ट्रक्टेड स्तूपा इन रिमेन्स ऑफ बुद्धा? है ना, अजातशत्रु ने बुद्ध के अवशेषों पर स्तूप का निर्माण कहां करवाया था? ये तो कंफर्म था कि अजातशत्रु ने करवाया था। कहां करवाया था? जहां उसकी राजधानी होगी वहीं करवाएगा ना। राजगृह, राजगृह में करवाया। जहां उसकी राजधानी होगी वहीं करवाया, है ना। वैसे ही जो है उदयन ने एक चैत्य गृह का निर्माण करवाया। कहां पे? तो उसकी राजधानी थी पाटलिपुत्र, तो पाटलिपुत्र में करवाया, जैन धर्म का एक। ठीक है ना। तो अगले प्रश्न में चलते हैं। कहां पे निर्माण करवाया था? निर्माण करवाया था राजगृह में। अगला प्रश्न, उदयन किस संप्रदाय का अनुयायी था? तो पिता भी इसके जैन धर्म के अनुयायी थे। अजातशत्रु किस धर्म के अनुयायी थे? जैन धर्म के। और उदयन भी जैन धर्म का ही अनुयायी था। उदयन में किस धर्म का अनुयायी था? जैन धर्म का अनुयायी था।
पिता पुत्र दोनों ही जैन धर्म के अनुयायी रहे हैं, हालांकि इन्होंने बौद्ध धर्म को भी संरक्षण प्रदान किया है। अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है? अगला प्रश्न कहता है वेयर डिड उदयन बिल्ट अ चैत्य जैन चैत्यगृह। अभी बात हुई है, तो जहां उसकी राजधानी होगी वहीं पे उसने बनवाया होगा। और उदयन की राजधानी कहाँ है? पाटलिपुत्रा। तो पाटलिपुत्रा बनवाया होगा, पाटलिपुत्र में उसने जैन चैत्यगृह बनवाया था। चलते हैं अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न क्या कहता है? 45 हो गया, 46 नंबर पे चलते हैं। ऑन द कॉन्फ्लुएंस ऑफ विच रिवर उदयन हैड डेवलप्ड पाटलिपुत्रा सिटी। हालांकि इसमें किस ऑप्शन है? गंगा गंडक, गंडक सोन, गंगा सोन, गंडक कोसी। अब यहां पे गंगा भी है, यहां पे गंडक भी है, और यहां पे सोन भी है ना? तीनों है। तो यहां पर तीनों एक में तो दिया नहीं है, लेकिन हाँ गंगा गंडक सोन दिया है, फिर गंगा सोन दिया है। अब यहां पे कंफ्यूजन क्रिएट होगा कि क्या लगा है ना? तो हम अगर इस तरह का क्वेश्चन है जो कंफ्यूजन क्रिएट करे, ये समझिएगा, ये जानबूझ के क्वेश्चन दिया गया है कि कंफ्यूज्ड हो आप। यदि इस तरह का क्वेश्चन हो जिसमें अब सोचा जाए कि होगा क्या आंसर, आंसर तो गंगा गंडक सोन तीनों होगा, एक तीनों के कॉन्फ्लुएंस पे है। तो क्या आंसर लगाया है? तो आंसर आपका जाएगा उपरोक्त में से एक से अधिक, क्योंकि गंडक सोन और गंगा सोन दोनों ही हो जाएगा, है ना? या गंगा गंडक, तो तीनों का समावेश है। तीनों अगर ऑप्शन देखें तो तीनों का समावेश है ना, तीनों का समावेश है वहां पे। गंगा और गंडक का भी कॉन्फ्लुएंस हो गया, या गंडक और सोन का भी कॉन्फ्लुएंस हो गया, या सोन और गंडक का भी कॉन्फ्लुएंस हो गया, संगम हो गया। तो चलिए अगले, तो यहाँ पे क्या लगा देंगे हम? ई ऑप्शन लगा देंगे, मोर देन वन ऑफ दी अबव जाएंगे। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न कहता है 47 नंबर, व्हाट वाज द सरनेम ऑफ अजातशत्रु। बिंबिसार का उपनाम था सेनीय या श्रेणिक। उसी तरह से इसका पिता, इसका पुत्र अजातशत्रु, बिंबिसार का पुत्र अजातशत्रु, उसका जो उपनाम था वो था कुणिक। क्या था? कुणिक था, है ना? तो अजातशत्रु का उपनाम पूछ दे तो क्या होगा? कुणिक। बिंबिसार का उपनाम पूछ दे तो श्रेणिक, है ना? श्रेणिक या सेनीय। चलिए अगले प्रश्न में चला जाए। अगला प्रश्न क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 47 हो गया। क्वेश्चन नंबर 48, हु वाज द लास्ट रूलर ऑफ हर्यक डायनेस्टी। हर्यक डायनेस्टी, और ये अंतिम शासक हुए, शासक अंतिम हुए, इसका मतलब क्या है? कमजोर शासक होंगे, है ना? कौन था? कौन था? कौन था? कौन था? नागसेन? नहीं। नागदत्त? नहीं। नागार्जुन? नहीं। कौन था अंतिम शासक? नागदशक। नागदशक जो है वो हर्यक वंश का अंतिम शासक हुआ है। इसकी हत्या कर देगा शिशुनाग। इसकी हत्या कौन कर देगा? शिशुनाग, जो उस समय काशी का आमत्य था, काशी का गवर्नर था, है ना? तो इसकी हत्या कौन करेगा? शिशुनाग। तो अंतिम शासक कौन था? नागदशक। और अगला प्रश्न इसी से संबंधित है कि नागदशक किसके द्वारा मारा गया? तो किसके द्वारा मारा गया? शिशुनाग, उदयन, अजातशत्रु, जरासंध। तो शिशुनाग के हाथों मारा गया। किसके हाथों मारा गया नागदशक? शिशुनाग के हाथों मारा गया। ठीक है। और फिर इसी से संबंधित एक और प्रश्न बन के आएगा कि नागदशक की हत्या शिशुनाग ने की, तो शिशुनाग कहाँ का था? शिशुनाग वाज आमत्य ऑफ विच प्लेस। शिशुनाग किस स्थान का आमत्य था? तो यहाँ पर कहाँ का स्थान आमत्य था? अभी बात हुई है, काशी का आमत्य था। कहाँ का आमत्य था? काशी का आमत्य था या गवर्नर था। चले, क्वेश्चन नंबर 50 हो गया। क्वेश्चन नंबर 50 के बाद 51 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 51 कहता है इन पुराण्स व्हाट नेम हैज गिवन टू नागदशक। नागदशक में, पुराणों में नागदशक को क्या कहा गया है? पुराणों में नागदशक को पुंडू कहा गया, दर्शक कहा गया, जमाली कहा गया, जम्बूट कहा गया है। तो दर्शक कहा गया। क्या कहा गया है नागदशक को? दर्शक कहा गया है। नागदशक को क्या कहा गया है? दर्शक कहा गया है। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है? अगला प्रश्न क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 52, आफ्टर द हर्यक डायनेस्टी विच डायनेस्टी रूल वॉज एस्टैब्लिश्ड ओवर मगध। हर्यक के बाद मगध पर किस वंश का शासन स्थापित हुआ? तो मैंने क्रम बताया था, वृद्धरथ के बाद हर्यक के बाद शिशुनाग के बाद नंद के बाद मौर्य के बाद शुंग, उसके बाद क्रम होगा जैसे जैसे आएगा, कर्ण, है ना? तो यहाँ पर किस वंश की स्थापना होगी? किस वंश की? शिशुनाग वंश की। किस वंश की स्थापना होगी? शिशुनाग वंश की स्थापना की जाएगी हर्यक वंश के बाद। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न, और शिशुनाग वंश की स्थापना कौन करेगा? खुद शिशुनाग करेगा। ड्यूरिंग विच पीरियड शिशुनाग रूल्ड ओवर हिज किंगडम। शिशुनाग वंश, यहाँ पे शिशुनाग वंश होना चाहिए, बहुत छोटा सा कार्यकाल रहा है। शिशुनाग वंश का बहुत छोटा सा कार्यकाल रहा है,
412 से 345 ईसा पूर्व, याद रखिएगा शिशुनाग वंश का टोटल कार्यकाल कब से कब तक रहा है? 412 से 345 ईसा पूर्व इनका कार्यकाल रहा है। अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है? अगला प्रश्न कहता है कुछ ये कि What was the period of उदयन रूल? उदयन का शासनकाल कब तक रहा है? तो 461 या 60 मान लीजिए, 461 या 60 में अजातशत्रु की हत्या करके वो गद्दी पर बैठेगा और 444 तक वो गद्दी पर बैठा रहेगा जब तक कि उसकी हत्या हो नहीं जाएगी, है ना। तो 461 से 444 बीसी जो है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? उदयन का कार्यकाल 461 से 444 बीसी रहेगा। चलते अगले प्रश्न पे। क्वेश्चन नंबर 55 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 55 है विच स्टेट वॉज कॉन्कर्ड बाय शिशुनाग? शिशुनाग द्वारा ने किस किस राज्य पर जो है विजय प्राप्त की? देखिए अंग पे तो पहले ही विजय प्राप्त हो चुका था, अंग पर पहले ही विजय प्राप्त हो चुका था। इन्होंने वत्स, कौशांबी और अवंती तीनों पे ही विजय प्राप्त की। अतः इसका आंसर क्या हो जाएगा? उपरोक्त में से एक से अधिक, मोर देन वन ऑफ द अबव। इन्होंने शिशुनाग ने वत्स पे, कौशांबी पे और अवंती पे तीनों पे ही अपनी कब्जा बरकरार रखी, इसीलिए इसका आंसर उपरोक्त में से एक से अधिक होगा। ठीक है, अगले प्रश्न में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 56 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 56 कहता है शिशुनाग हैड शिफ्टेड द कैपिटल ऑफ मगध फ्रॉम पाटलिपुत्र टू विच प्लेस? शिशुनाग जो उदयन द्वारा स्थापित किया गया था राजधानी पाटलिपुत्र, उसने पाटलिपुत्र से कहां अपना राजधानी स्थानांतरित कर दिया? तो उसने नालंदा, पावापुरी, पटना या वैशाली। तो पटना ही पाटलिपुत्र था तो ये होगा नहीं, और तो आंसर क्या होगा? वैशाली। वैशाली इसने अपनी राजधानी स्थानांतरित कर दी। तो नाग दशक की राजधानी कहाँ रही है? नाग दशक की राजधानी वैशाली रही है, ना कि पाटलिपुत्र, है ना। राजधानी इसकी क्या हो गई? तो पहले राजगिरी, बिंबिसार और अजातशत्रु के समय में राजगिरी, और उसके बाद उदयन आएगा तो पाटलिपुत्र, और पाटलिपुत्र के बाद जब तक जो है हर्यक वंश रहेगा तब तक पाटलिपुत्र। जब शिशुनाग आएगा तो उसने राजधानी बदल दी और कहाँ कर दी? वैशाली। लेकिन जैसे ही इसका पुत्र, अगला इसका पुत्र जो है वो शासक बन के जब आएगा तो होगा क्या? बोला हु हैड बिकम द रूलर ऑफ मगध आफ्टर शिशुनाग? शिशुनाग के बाद मगध का शासक कौन बनेगा? इसका पुत्र, नाम है कालाशोक। इसका नाम है कालाशोक। तो शिशुनाग का पुत्र कौन है? कालाशोक। तो ऑप्शन डी हमारा आंसर होगा। शिशुनाग का बेटा कालाशोक जो है वो गद्दी पर बैठेगा। ठीक है, अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है? 57 नंबर हो गया, 58 नंबर प्रश्न देखते हैं हम लोग। 58 नंबर प्रश्न क्या है? 58 नंबर प्रश्न है व्हाट वाज द सरनेम ऑफ कालाशोक? कालाशोक को और क्या कहा जाता है? तो कालाशोक को कहा जाता है काकवर्ण। क्या कहा जाता है? काकवर्ण। कालाशोक का उपनाम काकवर्ण है। तो कालाशोक काकवर्ण, कालाशोक काकवर्ण दोनों एक जैसा मिलता जुलता है। उपनाम क्या हो जाएगा कालाशोक का? काकवर्ण। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 59 में चलते हैं। हो गया 58 नंबर। कालाशोक हैड डेवलप्ड द कैपिटल ऑफ मगध एट विच प्लेस? कालाशोक ने मगध की राजधानी किस स्थान पर विकसित की? तो जब शिशुनाग ने वैशाली स्थानांतरित कर दी थी, लेकिन जब इसका पुत्र बनेगा शासक कालाशोक, तो वापस से ये कहां जाएगा? पाटलिपुत्र जाएगा। कहां जाएगा? पाटलिपुत्र। कहां जाएगा ये? पाटलिपुत्र जाएगा। तो फिर से, और इसके बाद से अब कालाशोक ने पाटलिपुत्र जब स्थापित की अपनी राजधानी, इसके बाद से लेकर के गुप्त वंश तक अब राजधानी पाटलिपुत्र ही रहेगा। अब दोबारा राजधानी नहीं बदलेगी। तो कालाशोक की राजधानी कहां रही? पाटलिपुत्र रही। हालांकि ये अपनी राजधानी वैशाली में भी रखेगा। ठीक है, तो दो जगह इसकी राजधानी हो जाएगी। Who among the following was the last ruler of शिशुनाग? शिशुनाग निम्नलिखित में से शिशुनाग वंश का अंतिम शासक कौन था? तो शिशुनाग वंश का अंतिम शासक कौन था? नंदीवर्धन। कौन था? नंदीवर्धन, है ना। तो 345 बीसी में इसकी हत्या करके, 345 बीसी में इसकी हत्या करके महापद्म नंद ने नंद वंश की स्थापना की है। महापद्म नंद ने नंद वंश की स्थापना की है। ठीक है, एक और प्रश्न है हमारे सामने। क्वेश्चन नंबर 61 क्या कहता है? देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 61 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 61 कहता है कि हु ऑफ द फॉलोइंग हैड एंडेड द शिशुनाग डायनेस्टी? शिशुनाग वंश का अंत किसने किया? तो अभी बात हुई कि इसकी हत्या, नंदीवर्धन की हत्या करके महापद्म नंद जो है नंद वंश की स्थापना करता है। तो आंसर क्या होगा हमारा? बी। 61 का बी आंसर होगा। 61 का क्या आंसर होगा? बी आंसर होगा।
महापद्मनंद ने शिशुनाग वंश का अंत कर दिया था। ठीक है, अब आते हैं 62 में। 62 नंबर क्या कहता है? 62 नंबर प्रश्न देखें हम लोग। 62 नंबर प्रश्न कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग रूलर सेलेक्टेड पाटलिपुत्र एज द कैपिटल। ओके, तो अजातशत्रु का राजधानी क्या रहा? राजगिरी। अजातशत्रु का राजधानी क्या रहा? राजगिरी। काला अशोक की राजधानी क्या रही? पाटलिपुत्र। उदयन की राजधानी कहाँ रही? पाटलिपुत्र। तो यहाँ पे दो ऑप्शन है जिसका राजधानी पाटलिपुत्र होगा, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? उपरोक्त में से एक से अधिक किस शासक ने पाटलिपुत्र को राजधानी बनाया? तो काला अशोक उदयन दोनों ने ही पाटलिपुत्र को अपनी राजधानी बनाई है, तो यहाँ पे उपरोक्त में से एक से अधिक होगा हमारा आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 63 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 63, हु वाज द फर्स्ट रूलर इन इंडियन हिस्ट्री हु केप्ट द फर्स्ट स्टैंडिंग आर्मी? हो गया ये पहला स्थायी सेना रखने वाला सैन्य श्रेणी। उपनाम किसका था? बिंबिसार का। तो देखो बिंबिसार कहाँ पे है? डी में है। बिंबिसार हमारा करेक्ट आंसर होगा, बिंबिसार हमारा आंसर होगा, क्योंकि उन्होंने पहली बार स्थायी सेना रखी थी। ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 63 हो गया। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 64। क्वेश्चन नंबर 64 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 64 कहता है हु अमॉन्ग द फॉलोइंग हैड एस्टैब्लिश्ड नंद डायनेस्टी? तो महापद्मनंद, नंदीवदन की हत्या करके महापद्मनंद ने नंद वंश की स्थापना की है। बार बार मैं दोहरा रहा हूं, तो देखो तो महापद्मनंद कहां पे है? महापद्मनंद, ए ऑप्शन हमारा आंसर होगा। ए आंसर इज द करेक्ट आंसर। ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। महापद्मनंद ने नंद वंश की स्थापना की है 345 बीसी में, और ये भी बहुत छोटा शासनकाल रहेगा। 345 बीसी से 322 बीसी तक ही इनका शासनकाल रहेगा नंद वंश का, याद रखिएगा। 345 बीसी से 322 बीसी तक ही इनका जो है वंश रहेगा। 65 नंबर है अंडर हुज डायनेस्टी रूल मगध पावर रीच्ड इट्स हाईएस्ट लेवल, है ना? किस राजवंश के शासन में मगध की शक्ति अपने उच्चतम स्तर पर पहुंची थी? तो याद रखिएगा नंद वंश के शासन काल में मगध वंश का जो है मगध साम्राज्य का उच्चतम उत्कर्ष हुआ था। इसी के साथ आज का लेक्चर मैं यहीं समाप्त करता हूं। इसके बाद जो है मौर्य काल से संबंधित लेक्चर में हम नंद वंश के क्वेश्चंस और देखेंगे। नंद वंश से संबंधित क्वेश्चन देखने के बाद ही हम मौर्य शासन में इंटर करेंगे। कुछ क्वेश्चंस बच गए इस लेक्चर में जो हम अगले लेक्चर में देखेंगे। तो इसी के साथ मैं इस लेक्चर को समाप्त कर रहा हूं। आशा है कि ये लेक्चर आपको पसंद आई होगी। यदि आपको पसंद आई है तो लाइक करना मत भूलिए, साथ ही साथ शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। एक बहुत क्रूशियल लेक्चर सीरीज चल रहा है, इसकी रिवीजन करिए, लगातार करिए। इसी के साथ मैं लेता हूं आज के लिए विदा। मिलते हैं हम लोग अगले लेक्चर में। धन्यवाद।